स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जैसा हमने शेयर्स का वन शॉट वीडियो डाला था, काफ़ी अच्छा आप लोगों का रेस्पॉन्स आया। ऐसे ही अब हम आगे और चैप्टर्स की डाली है वीडियो, और आज हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं, वो हम करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं डिबेंचर्स क्या होते हैं, इनके बारे में बेसिक चीज़ें। अब यहाँ सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर डिबेंचर होते क्या हैं। ये जो डिबेंचर्स का वर्ड है, ये डिबेंचर का वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसको हम कहते हैं डिबर, मतलब टू बोरो। तो ये डिबेंचर्स क्या होता है कि अगर कंपनी का, अब इसमें क्या होता है, अगर कंपनी को फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, बिना शेयर कैपिटल को इंक्रीज करे, तो उसके पास एक और जरिया होता है जिसको हम कहते हैं डिबेंचर्स। ये एक तरीके का लोन है। इसका सर्टिफिकेट देती है कंपनी कि भाई इतने फिक्स टाइम पर हम आपसे इतना पैसा ले रहे हैं और इतने टाइम बाद इतनी इंटरेस्ट से हम इसका पेमेंट करेंगे। तो वो होते हैं हमारे डिबेंचर्स। तो अब पहली चीज़ हमें ये समझ में आई सर कि डिबेंचर अलग है और शेयर होल्डर अलग है। तो जिनके पास डिबेंचर्स होते हैं वो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। बेसिकली कंपनी डिबेंचर्स निकालती है, जो पब्लिक डिबेंचर लेती है वो डिबेंचर होल्डर होते हैं। उन्हें एक फिक्स टाइम पर एक पैसा दिया जाता है, इंटरेस्ट भी दी जाती है। तो इनमें हम पहले कुछ डिफरेंस कर लेते हैं सर कि डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, शेयर होल्डर कौन होते हैं। डिबेंचर होल्डर हमारी कंपनी के मेंबर नहीं होते। डिबेंचर होल्डर हमारी कंपनी के मेंबर नहीं होते, ये सिर्फ क्रेडिटर होते हैं, पैसा जिनको देना होता है, ये हमारे लेनदार होते हैं। लेकिन शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं, ओनर होते हैं सर। डिबेंचर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन इनको एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलती है, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है कंपनी के प्रॉफिट में से। ठीक है। जो हमारा डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको एक अधिकार होता है कि जो टाइम स्पेसिफाइड है उस स्पेसिफाइड टाइम पर उनको उनका पैसा दिया जाता है। लेकिन इसमें पैसा उसी केस में दिया जाएगा जहां हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। ठीक। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें डिबेंचर्स होल्डर को राइट होता है, वैसे नहीं होता। लेकिन शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनमें वोटिंग का राइट होता है। अगर कंपनी बंद हो रही है तो डिबेंचर होल्डर्स को पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद किसी पेमेंट को देखा जाएगा। अगर कंपनी बंद हो रही है तो शेयर होल्डर्स को सबका पेमेंट करने के बाद पैसा दिया जाएगा। तो ये हमने एक तरीके से डिफरेंस देख लिया सर डिबेंचर्स होल्डर का और शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर्स का। अब आपसे पूछा कुछ क्वेश्चन कि भाई बताओ डिबेंचर्स होल्डर कौन होते हैं, ओनर होते हैं? नहीं सर, ये हमारी कंपनी के लेंडर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। बैलेंस शीट में डिबेंचर्स कहाँ आता है सर? बैलेंस शीट में ये हमारा जो डिबेंचर होता है वो नॉन करेंट लायबिलिटी के हेड में आता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है अगर आपको फायदा हो, अगर आपको नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो, आपको डिबेंचर देना ही देना पड़ेगा। अब बारी आती है डिबेंचर्स को इशू करने की। हालांकि डिबेंचर्स को इशू करने में और शेयर्स को इशू करने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे हम शेयर्स को इशू कर रहे थे वैसे ही डिबेंचर्स को इशू करते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से डिबेंचर्स के भी मोड होते हैं इशू करने के। डिबेंचर इशू एट पार, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। आई थिंक आपने शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ये चीज़, तीनों अलग अलग। तो इसमें क्या होता है, हमारा अलग अलग चीज़ों को करने के बाद इसमें हमारा क्या होता है, देखिए। अगर डिबेंचर हमारे पार पर इशू करे गए हैं, पार का मतलब क्या है कि जितने का डिबेंचर दिया है उतना ही उसकी फेस वैल्यू है। ठीक।
यानी कि जितना डिबेंचर दिया है उतनी ही उसकी फेस वैल्यू है। अगर डिबेंचर आपने दिया है 100 रुपये का और पैसे लिए हैं 90 रुपये, तो ये डिबेंचर किस पे इशू है? डिस्काउंट पर। अगर आपने डिबेंचर दिए हैं 100 रुपये के और पैसे लिए 105, तो ये 5 क्या है आपका? प्रीमियम है ना। तो अब इनकी एंट्रीज देख लेते हैं कि इनकी एंट्रीज कैसे होती हैं, ठीक है ना। देखिए, जब दो ही, जैसे हमारे शेयर्स में दो मेथड थे, एक लमसम मेथड था यानी कि सारा का सारा पैसा एक बार में ले लिया, सारे के सारे डिबेंचर्स एक बार में दे दिए। ऐसा ही एक इंस्टॉलमेंट मेथड होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं लमसम वाले की, यानी कि सारे के सारे डिबेंचर्स एक बार में दे दिए और सारे के सारा जो पेमेंट है वो एक बार में ले लिया, लमसम पेमेंट। अब लमसम पेमेंट में सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी। एप्लीकेशन मनी किसकी रिसीव्ड होगी? आपको डिबेंचर्स के लिए होगी। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री हमारी, जब हम शेयर्स का एप्लीकेशन आता था तो एंट्री होती थी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पर डिबेंचर्स की एप्लीकेशन है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट DR टू, अब यहां पर डिबेंचर्स की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, क्योंकि लमसम वाला मेथड है, अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम डिबेंचर्स को अलॉट करेंगे, उसकी एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स। और अगर आप पे ज़्यादा डिबेंचर्स आ जाएं तो आपको उन डिबेंचर्स का पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ये केस तो है हमारा लमसम वाला, लेकिन मोस्टली केस हमारे इंस्टॉलमेंट आते हैं, जो किस्तों में डिबेंचर्स दिए जाते हैं और किस्तों में पैसा लिया जाता है। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में सबसे पहले हमारे पास डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आएगी। एंट्री क्या होगी? सर बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, अब हम क्या करेंगे? जो डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई हैं उनको क्या देंगे? डिबेंचर्स देंगे। एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR टू। यहां पर जब भी आप डिबेंचर्स इशू करोगे तो डिबेंचर्स के साथ में रेट लगी होगी कि ये जो आपने डिबेंचर्स दिए हैं इसका पेमेंट इतनी इंटरेस्ट के साथ करोगे, तो वो इंटरेस्ट हम यहां पे लगा देंगे जो भी दी होगी टू डिबेंचर्स अकाउंट। सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेयर वाले केस में पहले पैसा आता था फिर शेयर जाते थे, सिर्फ एप्लीकेशन वाले केस में सेम ऐसे ही डिबेंचर में एप्लीकेशन वाले केस में पहले पैसा आएगा, डिबेंचर बाद में जाएगा, है ना। तो यानी कि और जो नेक्स्ट केस होंगे अलॉटमेंट वाले, फर्स्ट कॉल वाले, उनमें क्या होगा? पहले ये वाली एंट्री होगी फिर ये वाली एंट्री होगी, बस एप्लीकेशन की जगह फर्स्ट कॉल वगैरह जो भी लगाना है लगा देंगे। अब बात क्या आती है? पार वाले केस में तो सिंपल एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली। प्रीमियम में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट में कहाँ आता है? डेबिट साइड में। ज़्यादा पैसा आ जाएगा डिबेंचर्स का तो अगर आप एडजस्ट करोगे तो जैसा शेयर में करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसे ही यहाँ पे एडजस्ट करोगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा रिफंड करोगे या रिजेक्ट करोगे जो भी, उसका आपको मीनिंग मालूम ही है, कहाँ आएगा कैसे आएगा। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी कंपनी क्या करती है, जो आपके डिबेंचर्स हैं उसको एज आ कोलेट्रल सिक्योरिटी यूज कर लेती है। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है?
जब कंपनी को लोन चाहिए बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, और अगर कंपनी के पास जो है वो उतना सफिशिएंट नहीं है जिससे लोन मिल सके, तो कंपनी अपने डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, है ना। और जो लेंडर्स होते हैं, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, उनको अधिकार बन जाता है कि जब तक पैसा मिलेगा, जब तक पैसा नहीं, डिबेंचर नहीं गए, तब तक लोन रिपेड नहीं हो पाए। तो इसमें कंपनी के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन होता है इन दिस केस, यानी पहले वाले केस में कंपनी डज नॉट रिकॉर्ड सच इश्यू ऑफ डिबेंचर, यानी कि कंपनी कोई एंट्री पास ही नहीं करना चाहती इसकी। किसकी सर? जो डिबेंचर इशू करें एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इस केस में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी। ठीक, ये कुछ नहीं किया जाएगा, जो आपकी बैलेंस शीट है वहां पर शो कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि जो उसने डिबेंचर इशू करे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उनकी एंट्री पास करी जाए, तो उस केस में एंट्री पास होती है डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट DR2 डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक, जो आपका डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट होता है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होता है, और जो डिबेंचर्स होती हैं वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होता है। जब लोन रीपेड क्लियर कर दिया जाता है तो इसी एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है उस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ तक आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इजीली जब चाहें कमेंट बॉक्स में, या मेरा नंबर दे रखा होगा वाट्स सेक्शन है, वो आप पूछ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बात करी थी सर इंटरेस्ट की, जो पर्सन डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उन्हें इंटरेस्ट पेड करी जाती है एक तरीके के रिवॉर्ड के रूप में, है ना। तो अब क्या होता है कि जो इंटरेस्ट दी जाती है डिबेंचर होल्डर्स को, एक तरीके का रिवॉर्ड होता है कि भाई आपने हमारी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, तो इसके लिए जो हमने कहा था, जिस रेट से कहा था, उस रेट से फिक्स इंटरेस्ट देंगे आपको, और ये एक तरीके का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसके लिए कंपनी को क्या होता है, कंपनी इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स यानी कि TDS मेंटेन करती है। अब सर TDS क्या होता है? TDS के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। TDS हमारा एक सिस्टम होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, TDS एक सिस्टम है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है, जिसे कुछ पेमेंट करने हैं, जैसे सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, वो लायबल होता है डिडक्ट करने का एक सर्टेन परसेंटेज, किस में से, जो उसे अमाउंट मिलना है वो इंटरेस्ट के रूप में वो डिडक्ट कर सकता है, जिसको हम कहते हैं TDS। तो इस केस में एंट्रीज क्या पास होती हैं वो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एंट्री पास होती है इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने की, इंटरेस्ट ड्यू होती है। एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट अकाउंट DR2 डिबेंचर होल्डर। सर जो डेट कहा था उस डेट पर इंटरेस्ट ड्यू हो गई, तो उस केस में ये वाली एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट अकाउंट DR2 डिबेंचर होल्डर। जब आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे, अब यहां पेमेंट किस किस का होगा? इंटरेस्ट का और TDS का। एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR2 TDS पेबल अकाउंट और 2 बैंक अकाउंट। अब यहां पर ये TDS पेबल है, इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी अलग से। एंट्री क्या होगी? TDS पेबल अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। फिर आपको ये जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ जाएगा? एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR। बट आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी
उस केस में कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं है। अगर इंटरेस्ट एक्रूड हो चुकी है, ड्यू ऑन डिवेंचर्स अपेयर जो होता है किस में होगा, सिक्योर लोन के हेड में। अगर इंटरेस्ट एक्रूड हुई है बट ड्यू नहीं हुई है तो करेंट लायबिलिटी के हेड में आएगा। अब मैं आपको कुछ 6 केस ऐसे बताने वाला हूं जो आपको बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ है और जिनमें से केस आते ही आते हैं, पेपर में आपको आते ही आते हैं, बोर्ड में आपको आते ही आते हैं। बड़े ही ध्यान से समझना और इसकी एंट्री कैसे होती है। डिबेंचर जो इशूड करे वो करे पार पर और रिडीमेबल भी पार पर ही है। इशू का मतलब है डिबेंचर देना, रिडीम का मतलब डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स का पेमेंट करना। तो इसमें क्या होगा बेटा, एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इशू करने की एंट्री आपको मालूम होगी, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और रिडीम भी उस पर ही हो रहे हैं। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, यहाँ सिर्फ आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री पास करनी है, रिडीम वाले की नहीं करनी। तो इशूड एट पार में तो जैसे आप करते थे बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 2% डिबेंचर्स अकाउंट। ये पहला केस। 3 केस बहुत इजी हैं, एंड के 3 काफी थोड़े से ट्रिकी कह सकते हो। डिबेंचर जो इशूड करे हैं वो करे हैं डिस्काउंट पर और रिडीम करे हैं पार पर। मतलब कि आपने डिबेंचर्स तो दिए 100 रुपए के, लेकिन पैसे 100 रुपए नहीं लिए, ठीक। और रिडीम जब करोगे तो पैसे उतने ही दोगे। तो उसमें क्या होगा, पहली एंट्री तो सेम वही होगी, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री जो होगी वो क्या होगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड allotment account DR discount on issue of debentures account और 2 debentures। यहाँ जितने के डिबेंचर्स दिए, यहाँ जितना पैसा लिया और यहाँ जो डिस्काउंट। थर्ड केस आता है डिबेंचर इशूड करे हैं प्रीमियम पर, लेकिन रिडीम क्या सर, पार पर। रिडीम करा है पार पर। 100 रुपए का डिबेंचर दिया, पैसे लिए 110, और जब पेमेंट करेंगे तो वो भी 100 रुपए करेंगे। पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR 2% डिबेंचर्स, और एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये तो 3 केस थे सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपने 3 केस करवाए और आपको अच्छे से समझ में आए। अब जो अगले 3 केस हैं वो थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चों को उन्हीं केसेस में दिक्कत होती है। सर इशूड तो करे पार पर, लेकिन रिडीम करे प्रीमियम पर। क्या कहीं आपको लॉस होता नहीं दिख रहा? पार पर इशू करे, 100 रुपए के डिबेंचर लिए और 100 रुपए के डिबेंचर ही दिए, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर आएगा 100 रुपए का, लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा 105 या 110 का। तो ये जो 5 और 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं वो क्या है, हमारा लॉस है। और वो लॉस किससे हुआ, प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो देखो पहली एंट्री तो आपकी वही रहेगी, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR, %2 डिबेंचर्स अकाउंट
और 2 प्रीमियम, प्रीमियम किस पे था, 2 प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर प्रीमियम इशू पर होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अब क्योंकि ये रिडेम्पशन है तो 2 प्रीमियम, या डिबेंचर जितने के थे वो यहाँ प्रीमियम, यहाँ ये जो प्रीमियम के वजह से लॉस हुआ वो यहाँ पर, और डिबेंचर्स की वैल्यू। ये है 4th केस। नेक्स्ट केस आता है 5th केस। 5th केस में क्या होता है बेटा, 5th केस में आपसे कहा जाए कि सर जो इशूड हुए वो तो डिस्काउंट पर हुए और सर रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर, यानी कि डिबेंचर लिया 100 रुपये, डिबेंचर दिया 100 रुपये का, पैसे लिए 90, और जब पेमेंट करोगे तो करने पड़ेंगे 110 105। तो इसका मतलब क्या है सर, अब एंट्री तो वही होगी, वही होगी नहीं सर, समझना लॉस बढ़ जाएगा। एंट्री क्या होगी, पहली तो वही होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री जो होगी वो होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर, 2% डिबेंचर्स और 2 प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लास्ट एंट्री आती है 6th एंट्री, सर इशूड तो करे प्रीमियम पर और रिडीम भी करे प्रीमियम पर। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये रहेगा कि जो ये शुरुआत का जो प्रीमियम इशूड है उसकी वैल्यू इसकी वैल्यू से कम होगी। तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री तो सेम है सर, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर, 2% डिबेंचर्स। अब 2 प्रीमियम है, 2 प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये 6 केस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनमें से आपसे पूछा जाता ही जाता है, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या होता है भाई, अगर आपने डिबेंचर इशू करे और पैसा नहीं लिया, कोई एसेट्स ले ली, ठीक है ना, एसेट ले ली, तो आपको मालूम है उस केस में पार भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है। तो किसी की एसेट लेते हैं तो एंट्री क्या होती है सर, पहली एंट्री सैंड्री एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर्स अकाउंट। अगर जो वैल्यू है डिबेंचर की, अलॉट करे हैं डिबेंचर, वो परचेज प्राइस से ज़्यादा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, और अगर जो डिबेंचर अलॉट करे हैं वो परचेज प्राइस से कम है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद डिबेंचर्स पेड करेंगे तो दूसरी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डीआर टू डिबेंचर। फिर आपको देखना है कहीं प्रीमियम पे कराए या उस पर कराए डिस्काउंट पे, तो उसमें केस वही लगता है जो शेयर्स में लगता था, जो हम अमाउंट निकालते थे सेम वैसे ही निकालेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि अगर आपका जो परचेस कंसीडरेशन है वो नेट एसेट से ज़्यादा है, उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रहेगा आपका नेट एसेट निकालने का सैंड्री एसेट्स माइनस सैंड्री लायबिलिटी, और गुडविल निकालने का परचेस कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स, इस तरीके से। और जब परचेस कंसीडरेशन कम है किससे, नेट एसेट से, तो यहाँ गुडविल की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो ये आपके डिबेंचर्स की कहानी है बेटा पूरी, जो मेन चीज़ें हैं, जैसी मेन चीज़ें हैं वो हैं। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको डालूंगा ही डालूंगा, बताऊंगा ही, अगर इस पर कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूं जितना जल्दी हो सके। तुरंत नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो तुरंत तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं लग पाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में मैं बहुत जल्द लगा दूंगा। तो आप जब भी वीडियो को देखने के बाद चेकआउट करिएगा तो आप देख लेना कुछ दिनों बाद, या मुझसे आप व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे बच्चे अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार।